नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को वकीलों ने जड़े थप्पड़। जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने और पाकिस्तान के समर्थन वाले नारेबाजी करने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उन छात्रों पर पुलिस अभिरक्षा में हमला कर दिया और उनको चाटे मारे। इन तीनों कश्मीरियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों आगरा के आरबीएस कॉलेज के बिचपुरी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में 3 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार किए गए थे। तीनों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। साक्ष्य मिलने के बाद मुकदमे में देशद्रोह की धारा 124A बढ़ाई गई है। गुरुवार को तीनों छात्रों को सुनवाई के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जैसे ही तीनों छात्रों को लेकर पुलिस बाहर आई, वहां मौजूद कुछ लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तभी भारत माता का जयकारा लगाते हुए भीड़ में शामिल लोगों ने कश्मीरी छात्रों को थप्पड़ जड़ दिए। ये सब देखकर पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और तीनों छात्रों को आनन फानन में पुलिस जीप में बैठा कर जेल ले गई। हंगामा करने वाले लोगों ने पुलिस जीप की पीछे भी दौड़ लगाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे को मिली जमानत, लेकिन माननी होगी 7 शर्तें। एक भी शर्त का पालन नहीं किया तो रद्द हो सकती है जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ न करने की दी नसीहत। जी हां दोस्तों, क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि बेल ऑर्डर न मिलने के कारण उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत दे दी है। मुंबई हाई कोर्ट में गुरुवार को एडिशनल सोलिसिटर जनरल एएसजी अनिल सिंह ने एनएसबी का पक्ष रखा। उन्होंने आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई है। एएसजी ने कहा है कि आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराता है। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टेक्ट में है। हालांकि दोस्तों जज पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और आर्यन की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। हालांकि कोर्ट ने उसे जमानत 7 शर्तों पे दी है। पहली शर्त है आर्यन इस केस से दूर दूसरे किसी भी आरोपी से कांटेक्ट नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवा देंगे, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, जब भी जरूरत होगी एनसीबी को कोऑपरेट करेंगे। वहीं दोस्तों इनमें से किसी भी शर्त का वायलेशन करने पर बेल उनकी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा ये किस एंगल से अच्छे दिन है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की कीमतों में लगी आग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन देश भर में अब तक के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये किस एंगल से अच्छे दिन है। तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई और राष्ट्र राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, अखिलेश ने लैपटॉप बांटे तो सीएम योगी अगले महीने से स्मार्टफोन बांटेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी में चुनावी मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अब लैपटॉप को लेकर ठन गई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को आजमगढ़ में कुछ बच्चों को लैपटॉप दिए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया था। यूपी की योगी सरकार अब नवंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में है। यूपी के चुनावी बाजार में एक बार फिर से लैपटॉप हिट होने लगा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इससे जीत का स्वाद चख चुके हैं। 2012 में सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही नौजवानों को मुफ्त में लैपटॉप देने का वादा किया था। इस वादे के साथ वे यूपी में सत्ता के टॉप पर पहुंच गए। फिर उनकी सरकार ने करीब 15 लाख लैपटॉप बांटे। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद लैपटॉप बांटने पर एक तरह से रोक लग गई। अब दोस्तों 2017 के चुनाव में बीजेपी ने तो
एक कदम आगे बढ़कर लैपटॉप के साथ साथ वाईफाई भी फ्री देने में वादा कर लिया, लेकिन अब तक सिर्फ कुछ हजार मेधावी बच्चों को ही लैपटॉप मिल पाया। अब जब चुनाव 3 महीने दूर हैं तो बीजेपी को फिर से लैपटॉप की याद आई है। यूपी की योगी सरकार ने नवंबर महीने से लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गतिशक्ति एक्सप्रेस एसी का सफर होगा सस्ता। 29 अक्टूबर से चलेगी एसी 3 इकोनॉमी क्लास की पहली ट्रेन। जी हां दोस्तों, अब सस्ते दर पर एसी ट्रेन में लोगों को सफर करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारत की पहली गतिशक्ति एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत शुक्रवार यानी कि आज 29 अक्टूबर 2021 से हो रही है। यह ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार से पटना के बीच चलेगी। यह ट्रेन पूरी तरह से एसी 3 इकोनॉमी क्लास के कोच की ट्रेन है। दोस्तों, इस ट्रेन का किराया सामान्य एसी 3 क्लास से करीब 8% कम होगा। फिलहाल इस ट्रेन को फेस्टिवल स्पेशल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। आनंद विहार से यह ट्रेन 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 3:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से 5:45 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 9:50 पर वापस दिल्ली आनंद विहार पहुंचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश थमने के बाद दिल्ली में अचानक बढ़ा प्रदूषण। दिवाली से पहले PM 2.5 लेवल 200 के पार हुआ। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होते ही अब ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड की दस्तक देते ही दिल्ली NCR के कई हिस्सों में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। गुरुवार सुबह दिल्ली का एवरेज AQI खराब कैटेगरी के साथ 218 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 97 था। वहीं NCR के शहरों में भी प्रदूषण खराब कैटेगरी में जाने लगा। हर साल राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, जो आम लोगों की मुसीबतें बढ़ाता है। लेकिन इस साल मानसून की विदाई लेट होने की वजह से अक्टूबर महीने के शुरुआती 14 दिनों में तो दिल्ली के प्रदूषण लेवल में कमी दर्ज की गई, लेकिन 25 अक्टूबर को देश के कई इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होते ही दिल्ली NCR की हवा संतोषजनक श्रेणी से खराब श्रेणी में दर्ज होना शुरू हो गई। आज सुबह राजधानी का ओवरऑल AQI खराब कैटेगरी के साथ 218 PM 2.5 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का PM 2.5 221 और गुड़गांव का 197 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी और NCR के शहरों का प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान TLP नेता की रिहाई को लेकर हिंसा जारी, इस्लामाबाद सील, इंटरनेट हुआ बंद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथी नेता की रिहाई समेत 4 मांगों को लेकर TLP ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया है। लब्बैक के कार्यकर्ता मुरीद के कैंप तक पहुंच चुके हैं। यहां से इस्लामाबाद महज 14 किलोमीटर दूर है, लिहाजा इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और 3 शहरों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं दोस्तों बुधवार को गुंजारवाला में हुई हिंसा में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। TLP ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने पुलिस या दूसरे सुरक्षा बलों के जरिए उसे रोकने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है और इसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन ले चुके लोग कर सकते हैं इन देशों की यात्रा, क्वारंटीन की भी नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की जंग में देश की पहली कोरोना रोधी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन ने काफी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को WHO ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने से पहले WHO ने आगामी 3 नवंबर तक इस संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी है। हालांकि इसके बावजूद कई देशों ने कोवैक्सीन की डोज लेने वाले भारतीयों को अपने देश में यात्रा की अनुमति दे दी है और इसमें नया नाम ओमान का भी जुड़ गया है। हाल ही में दोस्तों ओमान ने कोवैक्सीन को कोविड-19 के टीकों के अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया है। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार ओमान सरकार भारत के उन सभी यात्रियों को अपने देश में यात्रा की अनुमति देगी जिन्होंने यात्रा के 14 दिन पहले कोवैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली है। इन यात्रियों को क्वारंटीन होने की भी आवश्यकता नहीं है। WHO से अप्रूवल पेंडिंग होने के कारण यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने कोवैक्सीन लगाने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन ओमान समेत कई देश हैं जो कोवैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की आपत्ति पर चीन की सफाई, मौजूदा सीमा संधियों को प्रभावित नहीं करेगा नया भूमि सीमा कानून। जी हां दोस्तों, चीन ने गुरुवार को कहा कि उसका नया भूमि सीमा कानून मौजूदा सीमा संधियों के क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा और संबंधित देशों को सामान्य कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से बचना चाहिए। चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपल कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण पर नया कानून अपनाया। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि इसे पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के बीच पारित किया गया। भारत ने नया भूमि सीमा कानून लाने पर बुधवार को बीजिंग पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उम्मीद करता है कि चीन कानूनों के बहाने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को एक तरफा बदल सकने वाली कोई भी कार्यवाही करने से बचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने कानून लाने के चीन के फैसले को चिंता का विषय बताया, क्योंकि इसका सीमा से प्रबंधन और समग्र सीमा प्रश्न संबंधी मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लापता परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चिदंबरम ने किया तंज। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उगाही मामले में महीनों से लापता चल रहे हैं और उनकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। ऐसे में अब परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट रंगदारी के मामले में जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या यह विचित्र नहीं है कि मुंबई पुलिस अपने पूर्व पुलिस आयुक्त को नहीं ढूंढ पा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि यह बचपन के पसंदीदा खेल लुक्का छिपी का 21वीं सदी का वर्जन है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए परमबीर सिंह को कई बार बुला चुकी हैं, लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वह चंडीगढ़ में हो सकते हैं। जांच के लिए बनाए गए चांदीवाल आयोग की कार्रवाई के दौरान मुंबई में सीनियर एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ और आसिफ लंपवाल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए और उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ दिए गए हलफनामे को दायर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूखमरी की कगार पर उत्तरी कोरिया, किम जोंग बोले जिंदा रहना है तो 2025 तक कम खाओ खाना। जी हां दोस्तों, उत्तरी कोरिया में बेरोजगारी और भूखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है। लोग भरपेट खाने के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया की जनता की मदद करने के बजाय तानाशाह किम जोंग उन ने अजीब फरमान जारी कर दिया है। किम जोंग उन ने जनता को आदेश दिया है कि वह साल 2025 तक खाना कम खाए। किम जोंग उन ने खाद्य संकट के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया। जोंग ने कहा कि लोगों के खाद्यान्न का संकट बहुत चिंताजनक हो गया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र खाद्यान्न के उत्पादन की योजना में फेल साबित हुआ। एक सूत्र ने रेडियो फ्री एशिया से कहा कि 2 सप्ताह पहले किंग ने कहा था कि खाने का यह संकट साल 2025 तक चल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी कोरिया और चीन के बीच व्यापार की फिर से शुरुआत साल 2025 से पहले खत्म होती नहीं दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड में लौटी तेजी, फिर पहुंचा 47,000 के पार। देख लीजिए क्या है ताजा दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में त्योहारों के बीच सोने के दाम में 2 दिन की गिरावट के बाद 28 अक्टूबर 2021 को तेजी लौट आई। इससे यह फिर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। इसके उलट चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई और ये 64,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे रही है। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1803 प्रति औंस रही, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत $24.12 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र का राज्यों को अलर्ट, त्योहारों में कोरोना नियमों का सख्ती से हो पालन, नहीं तो बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कोरोना के रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने अलर्ट किया है कि त्योहारों के मद्देनजर सभी राज्य सतर्कता बरतें और कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि त्योहारों के वक्त भीड़ गाइडलाइन के मुताबिक ही हो। गृह मंत्रालय ने सितंबर के महीने में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आदेश दिया था उसी आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन पर खास तौर पर ध्यान रखने को कहा है, साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट जैसे कदमों को पुख्ता तरीके से अमल में लाने को भी कहा है।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,50,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,55,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार। पिछले 6 महीने में शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 4.82 लाख करोड़ हुए स्वाहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स 1159 अंक लुढ़क गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 6 महीने में शेयर बाजार में किसी एक दिन में यह सबसे बड़ी गिरावट है। ग्लोबल स्तर पर कमजोर रुख और कंपनियों के उम्मीद के अनुरूप वित्तीय परिणाम नहीं रहने के बीच वायदा एवं विकल्प खंड में सौदे के निपटान के अंतिम दिन निवेशकों की बिकवाली से बाजार नीचे आया। गुरुवार को बैंकों, डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनियों और ऊर्जा शेयरों में भारी बिक्री का दबाव रहा। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप भी भारी नुकसान में रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट रिकॉर्ड की गई है और 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1158.63 अंक यानी कि 1.89% का गोता लगाकर 59,984.70 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह इस साल 12 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। उस दिन सेंसेक्स 1708 अंक पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक जुड़वा बच्चों के बने पिता। विशेष नाम ने फैंस का ध्यान खींचा, तस्वीरें भी आई सामने। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को बड़ी खुशखबरी मिली है। वे जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी खुद दी। उन्होंने बच्चों के विशेष नाम भी बताए। यह फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। कार्तिक ने श्वास खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से शादी की है। वे IPL 2021 में KKR की ओर से खेलते हैं। वे टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम 3 से 5 हो गए, हमें 2 बेटों का आशीर्वाद मिला है। इनके नाम कबीर पल्लिकल कार्तिक और जियान पल्लिकल कार्तिक है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का पल है। बच्चों के नाम में मां और पिता का नाम मिला हुआ है। यह सभी को पसंद आ रहा है। क्रिकेटर शिखर धवन और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोनों को बधाई दी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले T20 वर्ल्ड कप में उपविजेता टीम कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं पहले T20 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।